बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सबकी सोच। मैं हूं नम्रा तारिक और मैं हूं हसन लियाकत। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह अच्छी गुजर रही होगी और कुछ अच्छी सोचें लेके हम भी आपके साथ हाजिर खिदमत हैं। निमरा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। आज हमारे पास बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले आप बताइए कि आप मरी से आ रही हैं। मरी का मौसम कैसा है? मरी का मौसम बहुत अच्छा नहीं है वैसे। कुछ साल पहले बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ पे भी गर्मी है। आपने तो मरी को मजाक बनाया हुआ है। क्यों? हर दूसरे दिन आप मरी होती है। तो मेरा घर है ना। क्या बात है, क्या बात है। चले जी, मैं आपको एक खबर देता चलूं। खबर ये है कि चीफ मरियम नवाज की सब खबर देने लगे। वो भी अक्सर मरी पहुंची होती है। मरियम नवाज भी मरी पहुंची होती है। बड़े इंपॉर्टेंट फैसले वो बैठ के मरी में ही लेती है। मरी से ही आगाज किया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप निमरा। लेकिन मरियम नवाज के जहाँ पे अच्छे फैसले सामने आते हैं, उसी तरह से ये जो फैसला है निमरा, ये बहुत ही अजीब और गरीब है। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज ने एक ऐसे वक्त में जब अवाम बिजली के बिल देने को तरस रही है, अवाम के मुआशी हालात आपके सामने हैं, उसके बाद महंगाई के हालात आपके सामने हैं, मरियम नवाज ने यह फैसला किया कि पंजाब असम्बली के जो स्पीकर हैं अहमद खान साहब, उनको अब वो 10 करोड़ रुपए की गाड़ी उसकी मंजूरी दे दी गई है। ये लग्जरी गाड़ी पाकिस्तान में इंपोर्ट होगी। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इकदाम हैं जो हमने देखे हैं कि जो सिर्फ अपनों को नवाजने के लिए किए जाते हैं। सिर्फ ये गाड़ी नहीं मिलेगी, बल्कि 3 करोड़ रुपया भी निमरा वो उनको देंगे, जो कि उनकी सिक्योरिटी की मद में होगा, और फिर साथ 2 वीगो डाले भी होंगे। वाह। इंग्लैंड में जो काबीना है उनकी गाड़ियाँ 86 हैं जी, और हमारी पंजाब में और हमारे यहाँ देखें 686 होंगी। गिनती यहाँ पे ना वुज़रा ख़त्म होते हैं, ना गिनती ख़त्म होती है, ना उनकी गाड़ियों की। यहाँ पे एक वज़ीर के पास 86 गाड़ियाँ हो शायद जी, ऐसी। और इंग्लैंड की इकॉनमी को आप देखें, उस मुल्क को आप देखें, वहाँ पे यूके को आप अगर देखें ओवरऑल, तो खैर पाकिस्तान से कोई मुकाबला नहीं बनता। तो वहाँ पे अगर 86 गाड़ियाँ हैं, तो हमारे यहाँ एक स्पीकर के लिए कितने करोड़ रुपए बताया आपने? 10 करोड़ की स्पीकर के लिए गाड़ी, इम्पोर्टेड गाड़ी वो मंगवा रही है, लैंड क्रूजर मंगवा रही है। जी वाह, वेरी नाइस। उनको बड़े थ्रेट्स हैं और उनकी सिक्योरिटी पे पूरी आवाम को मामूर कर दें आप उठा के। मेरे ख्याल में तो हम सब यहाँ से उठते हैं, हंसते हैं, चलते हैं, उनको मलिक अहमद खान साहब के आसपास आजू बाजू बैठ जाते हैं हम लोग। वो उनको बड़ा थ्रेट है यार। क्यों मजाक चल रहा है क्या? ये सुबह सुबह अभी मुझे गुस्सा आ गया है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार हयात सादिक ने भी कायमा कमेटियों के चेयरमैन को नई गाड़ियां, या जो हमारे यहाँ मुतअद्दिद इस तरह की खबरें जो हैं वो सामने आती रहती है, नई गाड़ियां देने से इनकार किया था। अयाज सादिक की जो मैं बात कर रही हूँ, ये क्यों किया? उन्होंने नई गाड़ियां देने से इनकार किया था और नई गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी भी लगाई थी। सरदार अयाज सादिक की जानिब से किफायत शारी पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया था। तो ये उन्हीं की ही जमात से जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, वो इतनी किफायत शारी कर रही हैं कि 10 करोड़ रुपए की एक स्पीकर को गाड़ी ला के दे रही हैं और 3 करोड़ रुपए उसकी सिक्योरिटी पे भी कोई निमरा, ये जो किफायत शारी की बात है, बेसिकली कायमा कमेटियों का आपने नाम लिया। कायमा कमेटी में पीपल्स पार्टी भी शामिल होगी, एमक्यूएम भी शामिल होगी, उसमें अपने लोग नहीं होंगे। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप अगर इंग्लैंड को देखिए तो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर साइकिल में घूम रहा होता है और वो बाज़ औक़ात एक कतार में नजर आते हैं अवाम को, अवाम वहाँ पे जाके सेल्फी लेती है। और एक और बात जो आपने सरकारी गाड़ियों की बात की कि इंग्लैंड में 86 हैं, पाकिस्तान में तो 686 एक वजीर के पास होती है। लेकिन इंग्लैंड में जो 86 गाड़ियां हैं वो 9 to 5 यूज होती हैं। 5 बजे के बाद आपको कोई सरकारी गाड़ी रोड पे नजर नहीं आती। और हमारी गाड़ियां ट्रिप पे 5 बजे के बाद आपको, या फिर आपको जुमा, हफ्ता, ग्रीन नंबर प्लेट हमारे यहाँ तो उसको प्रोटोकॉल अलग मिलता है। घर वाले सारे होते हैं, इवन घर का सामान जा रहा होता है। मैंने बहुत दफा देखा है कि कुर्बानी में बड़ी गाड़ियां यूज होती हैं। प्रोटोकॉल होता है यार। अगर एक बीच में सिविक जा रही है, उसके पीछे 10 तो उसके प्रोटोकॉल की अलग गाड़ियां होंगी। ये पता नहीं कैसा ये मुल्क है, कैसे यहाँ पे रिवाज बनाए जा रहे हैं हुकूमतों की जानिब से। ये कोई नून लीग की या कोई पीटीआई की हुकूमत की वजह से नहीं, ये हमारा चलता आ रहा है ऐसे ही हमेशा से। एक गाड़ी जा रही है मामूली से कोई सरकारी मुलाजिम होगा जिसका मकसद ये कि वो आवाम की खिदमत करे, वो जवाब दे आवाम को कि वो कर क्या रहा है, और वो मकरूज होता है एक तरह से आवाम को सर्व करने के लिए, और वहां पर उसको प्रोटोकॉल्स मिल रहे होते हैं। ये एक गाड़ी, इसने बड़ा गुस्सा दिलाया इस खबर ने। वैसे मुझे कल जब मैंने ये खबर देखी थी तो आई जस्ट लॉस्ट माई माइंड। खैर आगे बढ़ते हैं जी, अगली स्टोरी भी आपके साथ शेयर करते हैं। अगर हमारा जो है ये चल जाए तो वफाकी दारुल हुकूमत अपनी इश्तिहारी मंजरनामे में इनकलाब लाने के लिए तैयार है। नए डिजिटल बिल बोर्ड पॉलिसी का ऐलान सीडीए चेयरमैन मोहम्मद अली रंधावा ने किया, जो पीर तक नाफिजुल अमल हो जाएगी। इस पॉलिसी का मकसद रिवायती इश्तिहारी तरीकों की जगह जदीद डिजिटल डिस्प्ले लाना है, जिससे शहर की सड़कें रंगारंग तस्वीरों का एक दिलचस्प मंजर पेश करेंगी, जो न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम स्क्वायर की याद दिलाती है। और ये टाइम स्क्वायर की तरह हम शायद बन भी जाएं किसी तरह। और इस जदीद पॉलिसी के तहत शहर के मुख्तलिफ स्ट्रेटेजिक मकामात पर डिजिटल बिल बोर्ड नस्ब किए जाएंगे, जिनमें सड़कें, एवेन्यूज, शॉपिंग मॉल्स वगैरह ये सब शामिल होगा। ट्रांसपोर्ट, बस स्टॉप्स
और पैदल चलने वाले पुल भी शामिल है। ये टाइम स्क्वायर की इस वक्त कोई क्लिप्स हम आपको दिखा रहे हैं। दैट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, वैसे एक इस्लामाबाद में I-8 के मकाम पे आपको ये थोड़ा बहुत नजर आता है, लाइक 1%, लेकिन इसको ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली ये आइडिया उन्होंने न्यूयॉर्क से तो लिया, लेकिन मैं थोड़ा सा आपके भी नाजरीन के नॉलेज के लिए और आपको भी बताना चाहता हूँ कि रावलपिंडी में अगर आप जाए ना तो वहाँ पे ये बिल बोर्ड्स का सिस्टम RDA ने आज से 3-4 साल पहले स्टार्ट किया था, लाहौर में लेकिन भी है अब बहुत। इसको बड़े लेवल पे एक्सपेंड करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह अभी आप न्यूयॉर्क को देख रहे हैं, इस तरह हमारी जितनी भी मार्केट्स हैं, F6 हो गई, F7 होगी, इवन आप ये जो सेंटोरस की बिल्डिंग है इसको आप यूज कर सकते हैं। और इस तरह के जब आप बिल बोर्ड्स लगाएंगे, इस तरह की जब आप मार्केटिंग करेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे ब्रांड्स अट्रैक्ट होंगे और वहाँ पे आप अपनी ब्रांडिंग भी कर सकते हो, फिर खर्चा नहीं है। आप देखिए ना कि रोज कोई प्रेसिडेंट आता था, कोई प्राइम मिनिस्टर आता था निमरा, तो नए नए पेनाफ्लेक्स लगते थे, उसके बाद उसको उतारा जाता था। अब आपके वो फ्लेक्सिस की जगह स्क्रीन्स लगी होंगी और उन स्क्रीन्स के ऊपर आराम आराम से आप जब भी कोई नया प्रेसिडेंट आएगा, कोई नई मार्केटिंग आपको करनी होगी तो आपको उसको डिजिटल वे में वहां पे पोर्ट्रे कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हसनैन मेरा फिर से एक मासूमाना सवाल है जी ये डिजिटल बिलबोर्ड तो आप लगा देंगे, तो ये बिजली का क्या करेंगे वैसे हम लोग? हम हाँ, बिजली टाइम स्क्वायर बनाने जा रहे हैं, आवाम आपकी भूखी मर रही है, 10 करोड़ की आप गाड़ियां निकलवा रही हैं, आप 40 करोड़ का एक दफ्तर तैयार करवा रही हैं और बिलबोर्ड्स भी आप लगाएंगे, चलो अच्छी बात है, लेकिन बिजली के लिए क्या किया है आपने? लगानी पड़ेंगी इन बिलबोर्ड्स के ऊपर। हम मशवरा दे देते हैं ABN के प्लेटफॉर्म से कि इसके ऊपर सोलर प्लेट्स लगाई जाएं, सोलर के ऊपर इसको शिफ्ट किया जाए ताकि जब आपकी बिजली जाए तो आपके बिलबोर्ड्स तकरीबन बंद ना हो, क्योंकि जिस न्यूयॉर्क को आपने मेंशन किया वो न्यूयॉर्क कभी भी बंद नहीं होता। बिल्कुल, वो कभी बंद नहीं होता और उनके पास इंतजामात है। और पहली बात है वो भूख मिटाने के बाद डिजिटल बिलबोर्ड्स की तरफ आए, तो यहाँ पे भी पहले नजरे करम करें। यहाँ पे परसों भाई ने भाई का कत्ल कर दिया क्योंकि वो बिल अदा नहीं कर पाए थे, तो जरा दीगर भी काफी मसाइल। मेरे खैर अच्छी खबर थी, मैं भी गुस्से में हूँ शायद। एक और खबर, अच्छी बुरी खबर के बाद अच्छी खबर, अच्छी खबर के बाद बुरी खबर, कुछ ना कुछ होता है। आवाम के भी ना जज्बात के साथ खेल रहे। शुगर मिल्स मालिकान के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि चीनी की कीमतों में इजाफे के लिए उन्होंने हुकूमत से मुतालबा कर दिया, जिसके बाद जो साबका कीमत है निमरा वो 140 रुपए थी और वो अब 150 रुपए मुकर्रर करने की दरख्वास्त की गई। सिर्फ ये दरख्वास्त नहीं की गई, इसके अलावा शुगर मिल्स मालिकान का ये कहना है कि आप हमारी जो इंपोर्ट्स हैं उनको 8 लाख मैट्रिक टन तक बढ़ाएं। अगर आप इंपोर्ट्स की देखा जाए तो आपने जो एक्सपोर्ट्स हैं, बैग यू पार्डन, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए। इससे पहले हमारे पास जो एक्सपोर्ट्स थी वो तकरीबन 1.5 लाख थी, 1.5 लाख हम एक्सपोर्ट्स करते थे, लेकिन अब शुगर मिल मालिकान का ये कहना है कि नवंबर तक तकरीबन 15 लाख टन हम चीनी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और चीनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उसमें से 8 अगर हम एक्सपोर्ट कर देंगे तो कोई बड़ी खबर नहीं होगी। सो शुगर मिल मालिकान भी मैदान में आ चुके हैं। एक चीनी थी जिसकी खबर नहीं आ रही थी और वो भी खबर आ चुकी है। सही हो गया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। एक और खबर भी मेरे पास, वो तो इतनी कोई अच्छी खबर नहीं है, वैसे वो खेलों से मुतालिक है जो कि आप भी बयान कर सकते थे, लेकिन शायद मुझे लग रहा है कि अभी मुझे बता लेनी चाहिए। हॉकी टीम की नाकामी है जी हमारे यहाँ। पाकिस्तान हॉकी टीम मुसलसल तीसरी मर्तबा ओलंपिक्स में शामिल ना हो सकी। पाकिस्तान ने 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है, लेकिन 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में टीम शामिल नहीं है। साबिक ओलंपियन तोकीदार का ये कहना है कि इंतजामी मसाइल के बायस टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी। हम इंतजामी तौर पर तबाह हो चुके, 2-2 सदर और 3-3 सेक्रेटरीज बन गए। पहले इंतजामी तौर पर खुद को दुरुस्त करें, राइट मैन फॉर द राइट जॉब हो। अगर यही सिस्टम रहा तो 2028 के ओलंपिक्स में भी हम शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन वजीर आजम और आर्मी चीफ ने पाकिस्तान हॉकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। बड़ा अच्छा किया है वैसे वजीर आजम और आर्मी चीफ ने। वो सराहना बनता भी था। आप देखिए आउट ऑफ नोवेयर आपकी हॉकी टीम ने आके अजलान शो में अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद नेशन कप जो हुआ उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन जो बात आप कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान 4 दफा आलमी चैंपियन बना। इंतजामी मसाइल की वजह से टीम शामिल नहीं हो पा रही है ना। आप टीम किसकी बात कर रही हैं? सवाल ये है ना निमरा कि टीम किसकी बात कर रही है? उस टीम की आप बात कर रही है जो कि 4 दफा का आलमी चैंपियन रहा, 1971 में, 1978 में, 1982 में और 1994 में आखिरी दफा हमने आलमी कप जीता था। उसके अलावा अगर ओलंपिक्स की बात की जाए, जिस ओलंपिक्स में हम तीसरी दफा नहीं जा रहे, जो आपने आवाम को बताया, 1960 में भी हम ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल जीत चुके। उसके अलावा 1968 में
और 1984 में आखिरी दफ़ा हमने जीता था। और आखिरी दफ़ा जो बड़ा टाइटल हमने जीता था निम्रा, वो एशियन गेम्स का था जो 2010 में जीता था। 2010 के बाद तो हमारा बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था, लेकिन अजलान शाह की परफॉर्मेंसेस को देख के, फिर नेशंस कप की परफॉर्मेंसेस को देख के जो 2028 वाली बात हमने की है, अगर आपने जो फेडरेशन वाली बात की ना कि 2 फेडरेशन की जगह 1 फेडरेशन हो जाए और गवर्नमेंट इस पे सीरियस हो जाए, तो आपके पास इतना बंच ऑफ प्लेयर जरूर है कि आप ओलंपिक 2028 के लिए इन्हीं बंच ऑफ प्लेयर्स के साथ आप क्वालिफाई भी कर सकते हैं और अच्छा वहां पे परफॉर्म कर सकते हैं। 2024 में भी आपको क्वालिफाई करना चाहिए था, लेकिन ये हमारा फेलियर है, स्टेट का फेलियर है। हमारे खेलों से मुतालिक जो है वो एक बड़ा इशू है कि देखिए हमारी टीम्स जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पा रही। और कहने को ये क्या है, हमारा कौमी खेल क्या है? हमारा कौमी खेल है, लेकिन अब मैं अच्छी खबर आपको दूंगा। जो बेसिक हमारा कौमी खेल है जिसमें अवाम जिसको पसंद करती है, चाहे मेंस की बात हो चाहे वुमेंस की बात हो, पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अगर एशिया कप विमेंस की बात की जाए, पाकिस्तान का जो आगाज़ था वो अच्छा नहीं हुआ था निम्रा। पहले मैच में आपको याद होगा इंडिया से हारे थे। इंडिया से हारने के बाद 2 आसान हरीफ थे। एक नेपाल की टीम थी जिसको पाकिस्तान ने शिकस्त दी, उसके बाद यूएई की टीम थी जिसको पाकिस्तान ने शिकस्त दी, और यूं ग्रुप ए से इंडिया भी क्वालिफाई कर चुका है, पाकिस्तान भी क्वालिफाई कर चुका है। और अगर ग्रुप बी की बात की जाए तो वहां से बांग्लादेश और श्रीलंका ने क्वालिफाई किया। अब कल 2 सेमीफाइनल खेले जाएंगे। पहला सेमीफाइनल होगा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का, जो कि दम्बोला में खेला जाएगा 1:30 पे, और दूसरा सेमीफाइनल होगा पाकिस्तान का, और पाकिस्तान का मुकाबला होगा श्रीलंका के साथ, जो कि बहुत ही तगड़ी टीम है। निम्रा, हमने इंडिया के खिलाफ मैच तगड़ा खेला, हम हार गए। बाकी 2 नॉर्मल टीम्स थी, हम जीत गए, हम सेमीफाइनल में पहुंच गए। यस, बिल्कुल। चलें, ये हो गया। अब मैं भी आपके साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ जो कि मैं कुवैत से लेकर आई हूँ। आपने कभी तलाक के बारे में तो सुना ही होगा? जी बिल्कुल, ऐसे तलाक बड़े कोई मसले मसाइल हो जाते हैं। वैसे हमारे यहाँ अमूमी तौर पे हमारा जो कल्चर है उसमें तो ख्वातीन की भी बड़ी कोशिश होती है, मर्दों की भी बड़ी कोशिश होती है, आखिरी हद तक वो जाते हैं कि तलाक ना हो। लेकिन हसनैन, अभी आपको बताती हूँ कि कुवैत में हुआ ये कि एक नई नवेली दुल्हन ने शादी के 3 मिनट बाद ही तलाक ले ली। शादी की तकरीब से निकलते वक्त जब दुल्हन अचानक से ना गिर पड़ी और उस पर जो दुल्हा है उसने उसको बेवकूफ़ कहा, स्टूपिड कहा, और वो सुन लिया दुल्हन ने, और गुस्से में आकर जज ने फौरी तौर पर शादी ख़त्म करने की दरख्वास्त जो दुल्हन की जानिब से थी उसको कबूल कर लिया और मंजूर कर ली गई वो दरख्वास्त। और ये वाक़या जो है वैसे असल में 2019 में पेश आया था, लेकिन अभी जाके सोशल मीडिया पे दोबारा से वायरल हुआ, क्योंकि इससे पहले 2004 में भी बर्तानिया में भी एक जोड़े ने शादी के, लेकिन वो 90 मिनट का रिकॉर्ड था। तो ये 3 मिनट वाला रिकॉर्ड सबसे अनोखा है कि 3 मिनट आप उनका पेशेंस चेक करें। इसको तोड़ने के लिए अब आपको 1.5 मिनट, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये बड़ी सीरियस डिबेट है निम्रा, और हम देख रहे हैं कि इस्लामी सोसाइटी में, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, आप कुवैत में देख लीजिए, आप मिडिल ईस्ट में देख लीजिए कि अब इस तलाक को सेलिब्रेट किया जाता है और ये कहा जाता है कि आज आपकी आज़ादी का दिन है। अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है, और ये क्वाइट अलार्मिंग है क्योंकि तलाक एक ऐसा अमल है, अल्लाह ताला की नज़र में ये बहुत ही नापसंदीदा है। अल्लाह का अर्श हिल जाता है, लेकिन अब तलाक को सेलिब्रेट किया जाता है। और आपने एक और चीज़ देखी होगी कि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आते हैं और आके बड़ी जो है क्या उसको कह सकते हैं, कॉन्फिडेंस से ये बता रहे होते हैं कि मैं उस वक्त मैंने ये तलाक ली थी, इस वक्त मैंने ये किया था। तो इस तरह की चीज़ें मेरा ख्याल है कि हमें इसके ऊपर सरजनिश भी करनी चाहिए, और इंशाल्लाह कल एक हम सेगमेंट भी करेंगे। एक सेगमेंट में बल्कि वही अनाउंस करने जा रही हूँ नाज़रीन के लिए कि नाज़रीन कल हम तलाक पे डिटेल से बात करेंगे कि क्या ही वजूहात हैं। आप देखें, अंदाजा लगाएं कि एक शख्स फौरी तौर पे अपनी नई नवेली दुल्हन गिर गई, जहां पे उसको उठाना चाहिए था वहां पे वो उसको स्टूपिड बोल रहा है, और फिर वो रिएक्शन में जहां पे शायद उसको बर्दाश्त कर जाना चाहिए था या नहीं भी करना चाहिए था, पर तलाक लेना इज नॉट द सोल्यूशन। 3 मिनट के अंदर आप तलाक ले बैठी हैं, तो ये सिर्फ एक मिसाल है। बाकी हक़ाइक़ इसके बिल्कुल जो है ना मुतरादिफ हैं। हमारे यहाँ तलाक़ें जो है वो बढ़ती चली जा रही है, तो ये रेशियो क्यों बढ़ती चली जा रही है? ये क्या वजूहात हैं कि इतनी अदम बर्दाश्त हर तरफ से आ रही है? मर्दों में भी हो चुकी है, औरतों में भी हो चुकी है। फैमिली सिस्टम हमारा इतना डिस्टर्ब क्यों है? हमारी वैल्यूज़ क्यों चली गई? तो ये सारा जो है इससे रिलेटेड आप हमारे सोशल मीडिया पे सवालात भी भेज सकते हैं, क्योंकि हम डिटेल में इस टॉपिक पे कल बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही अगली खबर हम बताते चले आपको। न्यूयॉर्क में नेतन्याहू जो कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ एहतजाज हुआ। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के होटल के बाहर फ़लस्तीन के हक में यहूदियों की पुरजोश आवाज़। न्यूयॉर्क में इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के होटल के बाहर फ़लस्तीनियों के हक में यहूदियों ने एक मुनफरिद और पुरजोश मुजाहरा किया। गज़ा में जंग के खिलाफ यहूदी मुजाहिरीन ने इजरायली जराइम के लिए मज़ीद रकम फराम ना करो, फ़लस्तीन की आज़ादी और गज़ा रेड लाइन के नारे बुलंद किए, और ये मुजाहिरीन कैपिटल हिल में कायम
कैनन हाउस की इमारत में भी जमा हुए और मुतालबा किया कि हमारे यहूदियों के नाम पर ये सब मत किया जाए। बिल्कुल ऐसी है। और वैसे भी उन्होंने जो अमेरिका से इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने का भी मुतालिबा किया है। ये तो सूरत हाल गजा की है जो कि इंतहाई तशवीशनाक है। इस पे अल्लाह करे कि हालात जो है वो बेहतर हो जाए। अभी आपके साथ एक और खबर भी हम शेयर करते हैं इन सबरवाल खानदान के हवाले से कि डॉक्टर्स जो है वो सबरवाल खानदान से, जहां हर फर्द MBBS डॉक्टर है। दिल्ली में भारत में वाकई इस खानदान की रिवायत 1920 से चली आ रही है। सबरवाल ये खानदान है जिसमें 1920 से पैदा होने वाला हर बच्चा मेडिकल की तालीम हासिल कर रहा है और डॉक्टर बनता है। पिछले 100 सालों में इस खानदान में 150 से ज्यादा MBBS ग्रेजुएट्स है। इनके घर में एक ऐसी दीवार है जिस पर हर नए डॉक्टर बनने वाले का नाम और ग्रेजुएशन की पिक्चर वहां पे लगाई जाती है। और खानदान के जो भी बच्चे उनको बचपन से ही मेडिकल किताबें तोहफे में दी जाती हैं। इस खानदान के अफराद ने मुख्तलिफ ममालिक में जाकर मेडिकल कॉन्फ्रेंसेज में शिरकत भी की, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और वो एज अ डॉक्टर जो है वो फील्ड में मौजूद हैं। लोग उनसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, वो लोगों की खिदमत कर रहे हैं। ये इस वक्त आपको वीडियोस में दिखा रहे हैं पूरे का पूरा खानदान, सबके सब डॉक्टर 1920 से लेके आज तक, मतलब 100 साल से भी ऊपर 104 साल हो चुके हैं। 104 साल में जो भी बच्चा पैदा होता है 150 से ज्यादा डॉक्टर्स, मतलब कि पूरे इंडिया में भी इनके डॉक्टर्स फैले होंगे। जिस तरह आपने बात पूरी की दुनिया में ना, पूरी दुनिया में ये जाके मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं और अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी फलस्तीन के हवाले से अब बात हुई है और कॉन्वोकेशन किस तरह की बड़ी वीडियोस हमारे सामने आती रही पहले भी, जहां पे स्टूडेंट्स अपना किसी भी तरीके से एहतजाज जहां पे वो रिकॉर्ड करवा सकते हैं वो करवाते रहे। अब ये यूनिवर्सिटी की वीडियो है, कॉन्वोकेशन की डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, उसमें जो भी स्टूडेंट्स हैं वो जिस तरह से भी बेचारे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं वो करवा रहे हैं। दैट इज ब्यूटीफुल। वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे वफाकी हुकूमत के हवाले से, जहां पे वफाकी हुकूमत अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की जिम्मेदारी से निकलने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कीमतें मुकर्रर करने का हुकूमती इख्तियार ख़त्म करने की हिदायत कर दी और ज़राए का कहना है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मरहलावार कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार देने की तैयारी कर ली गई। ये एक ऐसी खबर है कि जिसको हम बुरी कहें या अच्छी कहें, ये एक ऐसी खबर है कि जो पूरी दुनिया में इस तरह होता है। निमरा, अगर आप हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में देखिए तो वो वाहिद मुल्क है जो कि इतनी बड़ी इकॉनमी है। वहाँ पे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ये डिटर्मिन करती हैं कि प्राइस क्या होगी नहीं होगी, और उसके बाद वो ये डिटर्मिन 15 दिन में नहीं करती या 30 दिन में नहीं करती, बल्कि हर दिन का उनका नया रेट होता है। दिल्ली में रेट अलग होता है, उसके बाद आप देखिए कि मुंबई में रेट अलग होता है। जो चीज़ें पोर्ट के करीब हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है, फ्रेट है, वो सारी चीज़ें डिटर्मिन होती हैं। अगर अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड के तहत इसको किया जाता है। चाइना में एक डिपार्टमेंट है वो उसके तहत करते हैं। लेकिन अब हमारे यहाँ निमरा ये जब भी होता है तो एक माफिया बन जाता है, डिपार्टमेंट माफिया बन जाता है। शायद अजमल इस पे मौजूद है, शायद से जान लेते हैं। शायद अस्सलाम वालेकुम, ये बताएं कि ये हुकूमत का फैसला, इसको अच्छा फैसला कहें, बुरा फैसला कहें, हुकूमत क्या करने जा रही है? देखिए नमरा, अगर तो हुकूमत जो है इसको, इसकी जो असल रूह है उसके मुताबिक जो इसको अगर डीरेगुलेट जो करते हैं इस मार्केट को, ऑयल मार्केट को, अगर उस तरह गवर्नमेंट कर लेती है तो उसका आवाम के लिए फायदा होगा और कीमतें कम होंगी। और क्योंकि हर कंपनी जो है वो अपने रेट पे इसको बेचेगी और जो कंपनी कम रेट पे बेचेगी लोग उसकी प्रोडक्ट्स ज्यादा खरीदेंगे। इससे एक आपस में मुकाबले की फिजा कायम होती है और हर कंपनी जो है वो अपनी चीज जो है वो बेचती है। लेकिन पाकिस्तान में होता ही आया है कि जब भी हुकूमत किसी चीज को डीरेगुलेट करती है तो कंपनियां जो है वो आपस में मिलकर जो है, या इंडस्ट्री जो है वो आपस में कार्टेलाइजेशन बना लेती हैं, आपस में मिल जाती हैं और फिर कीमतें, मनमानी कीमतें जो हैं वो आवाम से वसूल की जाती हैं। पहली बात तो ये है। तो इसलिए हुकूमत अगर इसको कार्टेलाइजेशन पर को कंट्रोल कर सकती है तो हुकूमत ये इक़दाम करेगी। आज देखते हैं, आज ओबरा चेयरमैन जो है उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने, वजीर पेट्रोलियम जो है मुसद्दिक मलिक जो है उनके सरबराही में एक इजलास है, उनको पूरी इसके ऊपर ब्रीफिंग देनी है और उस ब्रीफिंग के अंदर ये तय किया जाएगा कि इसके ऊपर क्या हिकमत अमली बनाई जाती है। और फिर उसके बाद जो है वजारत पेट्रोलियम जो है ये तमाम इसकी समरी जो है वो वज़ीर आज़म के आगे पेश करेगी और उसके बाद इसकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी। शायद ये हुकूमत जब से कोई वजीर आजम की तरफ से आता है ना
जब कीमतें मुकर्रर की जाती हैं पेट्रोलियम मसनूआत की, तो अवाम डायरेक्टली एकदम से हुकूमत पे अटैक करना शुरू कर देते हैं कि ये हुकूमत है ही बुरी, इसने पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ा दी हैं जिसकी वजह से महंगाई आई। तो शायद ये हुकूमत इसलिए करना चाह रही है ताकि वो पीछे हट जाए और डायरेक्टली ब्लेम अवाम जो है ना वो हुकूमत पे ना करे। बज़ाहिर यही लगता है कि हुकूमत जो है वो अपनी जान छुड़वाने जा रही है इससे, कि ये जो कीमतें हर 15 दिन के बाद जो हमने नई कीमतें नाफिज करनी है और तय करनी है, अपनी जान छुड़वाई है। और ये जो हर 15 दिन के बाद हुकूमत की बदनामी होती है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अगर कीमतें बढ़ रही होती हैं तो हुकूमत बढ़ाती है, कम हो रही होती हैं तो कम करती है। अब देखें, ये पिछले 3 दफा यानी पिछले 1.5 माह से कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। उससे पीछे जब ये कम हुई थी, 40 रुपए लीटर तक तकरीबन कम हो गई थी, तो वज़ीर आज़म ने बाकायदा उस पर बयान जारी किया और टीवी पर आकर कहा कि देखें जी, हमारी पॉलिसियों की वजह से ये कीमतें कम हो गई। अब जब बढ़ रही हैं तो हर कोई खामोश है, तो ये किसकी पॉलिसियों की वजह से बढ़ रही हैं? तो हुकूमत जो है वो क्रेडिट लेना चाहती है कीमतें कम होने का, और कीमतें बढ़ने का क्रेडिट जो है वो अपने सर नहीं लेना चाहती है, वो कंपनीज पे आ जाएगा। अपने सर नहीं लेना। इससे पहले मैं आपको बताऊं, खाद के शोबे के अंदर भी जो है इसी तरह डीरेगुलेशन की गई थी, और फर्टिलाइजर जितने भी कंपनियां हैं उनको आखिर जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चंद दिन पहले जो है बाकायदा उनको नोटिस जारी किए हैं कि ये किस तरह हो सकता है कि आपको मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में डिफरेंट रेट्स के ऊपर आपको गैस दस्तियाब है और आपकी कीमत पूरे मुल्क के अंदर एक है। तो वो उन्होंने आपस में जो कार्टलाइजेशन की हुई थी और उसके मुताबिक वो एक ही रेट पे सब कुछ दे रहे थे। वरना अगर सिंध की एक फैक्ट्री जो है बिल्कुल उसके ऊपर गैस फील्ड के ऊपर लगी हुई है, तो उसका रेट कम होना चाहिए। एक जो है वो बाहर लगी हुई है या वहां से 50 किलोमीटर दूर लगी हुई है, उसका रेट और होना चाहिए। और गैस की कीमत भी अगर अलग अलग है, तो ये हमेशा ये होता है। शुगर के अंदर भी ऐसा ही होता है कि शुगर के अंदर गन्ने के रेट मुख्तलिफ सूबों के मुख्तलिफ होते हैं और चीनी का रेट एक होता है। आपस में जो कंपनियां हैं या जो इंडस्ट्री है वो कार्टलाइजेशन कर लेती है और उसका नुकसान। अच्छा, शायद मुझे ये बताइएगा कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा, और साथ ही ये जो आपने पहले बात की थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि हमारे यहाँ एक कार्टेल बन जाती है, सारी इंडस्ट्री मिल जाती है। उसके बाद आप देखिए ये शुगर के इशू पे भी यही हुआ, फिर गाड़ियों का जो ऑयल होता है उसके इशू में भी इसी तरह हुआ कि जब वो उनको मार्केट के हवाले किया गया तो उनकी प्राइजेस आसमान के साथ लगना शुरू हो जाती हैं। फिर आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि पीएसओ की कीमत शायद अलग होगी, शेल की अलग होगी, तो इसको कंट्रोल किस तरह किया जाएगा? हमारे यहाँ तो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म और वो डिपार्टमेंट ही काम नहीं करता। देखिए, इसमें ये जो अगर इसको हम टोटली जो है ना हुकूमत इसको डीरेगुलेट करती है तो इसका मकसद, इसका फायदा, इसका जो तरीकाकार होगा वो ये होगा कि हर कंपनी अपने तौर पर जो है वो जो मसनूआत हैं उनको बाहर से इंपोर्ट करेगी। हुकूमत को उसके ऊपर जो हुकूमत ने 60 रुपए ले भी उसके ऊपर फी लीटर पेट्रोल पर और डीजल पर लगा रखी है, हुकूमत वो उनसे वसूल करेगी और वसूल करने के बाद फिर कंपनियों पर छोड़ देगी कि उसको वो किस रेट पे बेचती हैं। अगर तो जब कंपटीशन की फजा, मुकाबले की फजा एक मार्केट के अंदर होगी तो हर कंपनी की ये कोशिश होगी कि मैं 5-10 रुपए इसको सस्ता बेचूं और अपने मुनाफे को कम करूं ताकि मेरी सेल बढ़ जाए। और सेल बढ़ने से आप देखते हैं कि मुनाफा जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है, बजाय इसके कि बंदा अपने मुनाफे के पीछे लगा। ये कंपनियों की, ये पूरी दुनिया के अंदर डीरेगुलेट करने का मामला जो है वो चलता है। जिस तरह आपने बताया, इंडिया के अंदर रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल मसनूआत की कीमतें तय होती हैं और कंपनियां खुद डिसाइड करती हैं और मुख्तलिफ इलाकों में इनकी कीमतें भी मुख्तलिफ होती हैं। तो इसलिए ये अच्छा इकदाम है अगर हुकूमत इसको करे। जिस तरह हुकूमत बिजली के शोबे को भी डीरेगुलेट करने का सोच रही है, अगर हुकूमत इस तरह कर लेती है तो अच्छा होगा। लेकिन कार्टलाइजेशन के ऊपर हुकूमत को एक मजबूत मैकेनिज्म बनाकर उसकी निगरानी करनी होगी। निगरानी अगर हो जाती है, जो कवानीन इससे मुतालिक मौजूद है उन पे अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो फिर ये शायद कोई बेहतरी की जाने बढ़ सके। शायद बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, अभी आगे बढ़ते हैं, आपके साथ एक और स्टोरी भी शेयर करते हैं। ताजिरान जो है उनकी मुतालिक ये खबर है और हर दूसरे रोज़ ही हम लोग देखते हैं कि कोई ना कोई खबर इस तरह की हमारे सामने आती है जहाँ पे हड़ताल नई तरह की हमारे सामने आती है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। कराची के जो ताजरान हैं उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉलो करते हुए मार्केटों में 3 घंटे की अलामती जो हड़ताल है उसका ऐलान किया है। तफसीलात के मुताबिक सदर अलायंस मार्केट मॉल एसोसिएशन ने पहले मरहले में सदर की मार्केटें बंद करने का ऐलान किया है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। ताजिर रहनुमा फ़हीम नूरी का ये कहना है कि कैपेसिटी चार्जेस के खिलाफ जुमेरात को हंगामी इजलास बुला रहे हैं, जिसमें बिजली की कीमतों से मुतालिक आइंदा का लाए अमल तय करेंगे। और हसनैन ने जो शुरू में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह अलामती हड़ताल से मुझे भूख हड़ताल याद आ गई। तहरीक इंसाफ की जो गुज़िश्ता दौरों से जारी है बाय द वे,
वो शुरू होती है कोई लंच के बाद और डिनर से पहले वो खत्म हो जाती है। तो वाकई अलामती हड़ताल है। इसका कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? होगी हमारी सोफिस्टिकेटेड हड़तालें है ना भाई, हम लोग पुरअमन यूके हड़तालें को, करना अमेरिका शुरू को करते फॉलो कर रहे हैं। राना अकरम साहब जी हमारे साथ मौजूद है इस पे बात करने के लिए। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, ये ताजरान जो हड़ताल पे जा रहे हैं, बताइएगा ये क्या है और क्या कोई डिमांड है अलामती हड़ताल से मुतालिक भी? नहीं जी, डिमांड तो वो की जाती है कि जो कोई मुद्दा सामने सही हो। ये डिमांड से बढ़कर चीज है। आज जो हालात इस मुल्क के हो गए हैं, ताजरों के लिए इस हालात में कारोबार करना नामुमकिन हो गया है। सर, तो आप लोगों का रिएक्शन सामने आया ताजिर दोस्त स्कीम पर, ये सख्त रद्द अमल क्यों आया? जी भाई देखें, सख्त रद्द अमल जो है, एक इंतहाई मजबूरी की हालत में ताजर मजबूर हो गए अपना कारोबार बंद करने पे। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, कारोबार है नहीं। ये पहली दफा हमने देखा है 75-76 साल में कि जिसके अंदर कराची चैम्बर, पूरे पाकिस्तान के चैम्बर, बल्कि फेडरेशन जो है वो हड़ताल की बातें कर रही है और वो अपनी इंडस्ट्रियां बंद करने की बातें हो रही हैं कि कितनी इंडस्ट्री जो है एक एक इलाके में बंद हो गई है। और इसी तरह छोटी छोटी दुकानें जो हैं उन पे इन्होंने लियाकताबाद की मार्केट में 60,000 रुपया पर मंथ एक इन्होंने ये हुक्मनामा जारी कर दिया है, जो ताजरों के लिए इस तरह का टैक्स देना नामुमकिन है। तो राना साहब, मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि आप ये जो अलामती हड़ताल कर रहे हैं, क्या इसका दायरा कार वसी हो सकता है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि डिमांड्स क्या हैं? आप क्या समझते हैं कि क्या रिफॉर्म्स होनी चाहिए कि ताजर वापस अपने काम को उसी तरह से करें जरा पहले कर रहे थे? देखिए जी, ये अलामती हड़ताल जो है ये तो एक शुरुआत होती है। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी राना साहब, हमें आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू कीजिएगा। आपको आवाज आ रही है हमारी? जी। मैं अर्ज कर रहा हूं कि अलामती हड़ताल तो एक शुरुआत होती है कि आज ताजर जो है, दुकानदार जो है, हमारी तमाम एसोसिएशनों के पास आते हैं और वो मजबूर कर रहे हैं कि आप अब दुकानों को बंद करो, ताले लगाओ, घर जाओ। हमारे लिए इन हालात में जो बिजली के बिल हैं वही नहीं दे पा रहे। जो इतने मुश्किल हालात हैं, लोग बिजली का घर का बिल देते हैं, दुकान का बिल नहीं दे पाते, दुकान का देते हैं, घर का बिल नहीं दे पाते। और उसके बाद इन्होंने ये जो अपनी तरफ से हुक्मनामा जारी करके 60,000 रुपया पर मंथ, जो ताजर बेचारा 60,000 महीने का कमा नहीं रहा और उसने अगर दुकान किराए की है 25-30 हजार दुकान का किराया और 60,000 रुपया हुकूमत को कमा के दे, वो कहां से दुकान चला सकता है? वो कहां से कारोबार चला सकता है? और डिमांड जो है ताजरों की सीधी सी है कि खुदा के लिए आप अपने बिजली के बिलों को वापस लो। ये जो ये 40 खानदानों को नवाजा गया है, इनको आप मतलब इन्हें आप सीधा करें। और ये टैक्स जो है, इसको टैक्स देना चाहते हैं ताजर। ये अगर कोई कहता है कि टैक्स ताजर नहीं देना चाहता तो झूठ बोलते हैं। ठीक, ताजर टैक्स देना चाहते हैं। हम शुरू से कहते हैं कि आप टैक्स लो, आसान और सादा तरीके से टैक्स लो। बिल्कुल राना साहब, आप ठीक कह रहे हैं। वक्त खत्म हो चुका माजरत के साथ, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी राना साहब की, और ताजर वो मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान कर चुके हैं और हमारी हुकूमतें सो रही हैं, इनको जाग जाना चाहिए। यहाँ पे हम तो एक ब्रेक शामिल करने लगे, आपने हमारे साथ ही रहना। वेलकम बैक वंस अगेन। वफाकी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का जो मामला है वो मौखर कर दिया गया। काबीना में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला भी ज़ेरो गौर आना था, लेकिन इजलास में इस मामले पर कोई गौर नहीं किया गया और कोई खबरें हमारे सामने नहीं आई। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत ने भी कोई यू टर्न ले लिया। रियासत आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं डायरेक्टली, उनसे जानते हैं कि ये हो क्या रहा है, हुकूमत कर क्या रही। रियासत साहब अस्सलाम वालेकुम। ये हुकूमत ने कोई यू टर्न लिया, ये क्या, ये एक तो कानूनी एतबार से बताएं कि अगर किसी जमात में पाबंदी लग जाती है तो क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है हमारे मुल्क पर? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नम्रा, मैंने पहले भी इस हवाले से काफ़ी सारी जगहों पे बात की है। मैंने कहा था कि हुकूमत ना पाबंदी लगाएगी और ना ही आर्टिकल 6 के हवाले से कोई गुफ्तगू होगी। उसकी रीज़न है कि देखें, अगर आप आर्टिकल 6 की बात करें तो जब सूरी ने
वहाँ पे रूलिंग दी थी, तो उसके बाद नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट जो आई थी, रेजोल्यूशन जो थी वो मंजूर हो गई, इनकी हुकूमत आ गई पीडीएम की, फिर उसके बाद इंटरम सेटअप बन गया गवर्नमेंट का, फिर उसके बाद इनकी ये वाली हुकूमत आ गई, तो मोर देन मेरा ख्याल साल डेढ़ हो गया। तो वाई दे वर केप्ट मम एंड साइलेंट? अगर करना था, आर्टिकल 6 की वायलेशन हुई थी तो उस वक्त करते। आप नेक नीति से भी करेंगे तो लोगों के ज़हन में यही तासुर जाएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट आई है उसका रिएक्शन है। एक तो ये, और दूसरा जो पॉलिटिकल पार्टी पे पाबंदी की बात है, उस पे पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें, एक जजमेंट है सिर्फ पूरे इस हिस्ट्री में, जुडिशल हिस्ट्री में, वो है PLD 1976 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 157 है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वर्सेस वली खान। यस, उसमें हुआ था, उसमें वो नैब थी, वो नए नाम से आ तो गई वो थी, ANP बन गई। तो ANP आ गई। तो ये एक प्रेशर राइज करने के लिए जो अपोजिशन है उसके लिए ये एक टैक्टिक्स के तौर पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अदरवाइज वो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठी, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को पाबंदी नहीं लगाएगी। अगर लगा भी दें तो नाम से आ जाएंगे तो उसका कोई असर नहीं होगा, और खामखा में अपने नाम एक स्टिग्मा लग जाएगा। तो ये जो वफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा ने शोर डाला हुआ है कि ये दहशतगर्द जमात है, इस पे फौरी तौर पे पाबंदी लगाई जाए, क्या इनके जुरिस्डिक्शन में ये आता है कि ये इस तरह के बयानात दें? देखिए, उसमें दो चीज़ें, पहले PPO हुआ करता था 2002, पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डिनेंस, उसके अंदर सेक्शन 15 था और उसका सब सेक्शन 1 था, तो उसके तहत जो थी पाबंदी का, और फिर उसको रेड विद आर्टिकल 17 सब आर्टिकल 2, और फिर इलेक्शन एक्ट 2017 का शायद सेक्शन 212 है, जिसके तहत ये कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी फॉरेन फंडेड हो, टेररिज्म में इन्वॉल्व हो, सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हो, तो फिर उसका जो फेडरल गवर्नमेंट है वो गजट नोटिफिकेशन करती है और 10 या 15 दिन का टाइम होता है, उसके अंदर वो सुप्रीम कोर्ट को वो रेफरेंस भेजती है, और फिर सुप्रीम कोर्ट उसको डिसाइड करती है पॉजिटिव या नेगेटिव। अब सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन पहले 12 जुलाई को ये फैसला आया है और उन्होंने कहा ये PTI थी है, तो जब उन्होंने ये दे दिया तो वो कैसे 190 के एंगल पे जाके बिल्कुल इंटायरली वो चेंज हो गए, तो इस पे पाबंदी का मुझे नहीं लगता इनके पास, चूंकि ये जो टाइम है और इसके पीछे जो इंटेंशन है वो बहुत मैटर करेगी। ठीक, अच्छा रियाज साहब, अगर बात कीजिए हुकूमती केसेस की, तो साइफर केस में हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बरियत के खिलाफ जा चुकी है। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो वहाँ पे तोशाखाना केस 190 मिलियन पाउंड वाला, वहाँ पे भी हुकूमत वापस जा चुकी है। सो इन केसेस की क्या आप देखते हैं कि हुकूमत को कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं? मेरे ख्याल में बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं तो पहले भी इस पे अपनी राय जनी कर चुका हूँ, और मैंने कहा था कि साइफर केस जिसके अंदर जिस डॉक्यूमेंट पे आपने रिलाय किया है, आपने वो एविडेंस में प्रोड्यूस ही नहीं किया, ठीक है, तो उसमें कन्विक्शन का तो चांस ही नहीं था। इस पे मैं ऑलरेडी ये जजमेंट आने से पहले कहा था कि इसमें कोई जान नहीं है। और दूसरा जो जिसमें आपने फरमाया कि उन्होंने किया है, उसमें भी वो बरी हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल में ऊपर भी कोई चांस नहीं है। ये क्यों होता है कि हुकूमती चीज़ों को तो सुना जाता है, लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 8 फरवरी के हवाले से दानली की पटिशन के ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वो जो जुडिशल कमीशन की डिमांड करते हैं उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं होता। देखिए, जुडिशल कमीशन तो जो इंक्वायरी एक्ट है ना, उसके तहत जो फेडरल गवर्नमेंट है वो उसका जुडिशल कमीशन बनाती है। वैसे सुप्रीम कोर्ट के पास जितनी जो, लेकिन ये समाअत नहीं हो रही अभी तक। 8 फरवरी समाअत होनी चाहिए, समाअत होनी चाहिए, ये उनका एक लेजिटिमेट राइट है, ये होनी चाहिए। अगर बाकी केसेस सुने जा रहे हैं तो उनको भी सुना जाना चाहिए, ये बिल्कुल उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है, उनका केस पेंडिंग, उसको सुना जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ और पाबंदी के हवाले से जो हुकूमत का आर्ग्यूमेंट है वो ये कहते हैं कि हमारे पास सबूत मौजूद है इस जमात को दहशतगर्द जमात साबित करने के लिए, जैसे कि ऑडियो है साइफर केस वाली, उसके साथ खेलना है, तो ये इनकी कोई स्टैंडिंग है? ये सबूत मुझे ये बताएं, जिनका फोरेंसिक तक भी होता, बताएं ये वाकया कब का हुआ जिस वक्त ये अब अलेज कर रहे हैं? हाँ ठीक है, तो उसके बाद ये क्यों नहीं उस वक्त इन्होंने ये पाबंदी लगाई? अगर इनके साथ बात कर लें, इनके साथ मुज़ाकरात कर लें, पाबंदी नहीं है। अगर नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ ये करेंगे। सबूत जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो इनकी कोई, देखिए अभी तो वन साइडेड है, पे कुछ हो सकता है। लॉ ये कहता है आरडी अल्टम पार्टम, और एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल 10A, ठीक है, 10A ये कहता है ये नहीं कि मुलजम को ही सिर्फ हक है, मुदई को भी उतना ही हक है 10A। अब देखिए वो कहते हैं कि इसका जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाई जाए, ठीक है, उसके अंदर इसकी सेंटिटी को चेक किया जाए कि ये हुआ क्या है,
वन साइडेड कह के तो उसके ऊपर उनका मौकफ ही नहीं, उनको सुना ही नहीं गया, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई जान तो नहीं है। इमरान खान ने पॉलीग्राफिक टेस्ट क्यों नहीं दिया? वो तो देखे उसकी कोई कानूनी फायदा होगा उनको या देखिए नुकसान होगा? नहीं, वो मैंने जो सुना है मीडिया पे सुना है कि जो उन्होंने ये कहा कि मेरे चूंकि काउंसिल नहीं है, उनके वकील नहीं है, तो इन एब्सेंस ऑफ काउंसिल मैं कोई अपना टेस्ट नहीं करवाना चाहता। ये उनका राइट है, ये आर्टिकल 10 प्रोवाइड करता है कि उसको उसकी मर्जी का काउंसिल भी दिया जाए और उसके मुताबिक उसको मतलब आने ट्रायल वाले के दिनों में अंदर वो दे फेयर भी सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन उसका मौका अगर दिया उनका जाए। काउंसिल होगा तो इस पे नहीं हुआ तो अगर इट इज मैंडेटरी और जज कहते हैं, जज साहब उसकी इजाजत देते हैं कि इसका ये टेस्ट होना है, तो वो विद द कंसल्टेशन ऑफ हिज काउंसिल वो कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा सर, आपकी मौजूदगी है, मुझे ये बताइएगा कि क्योंकि बात इसी तरफ हो रही है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे केसेस हैं जो तेज चलते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस हैं जो कि सुस्त रफ्तारी का शिकार हैं। इसी तरह जिस तरह आप फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल की बात की जाए तो वो केस तो पता नहीं कभी बेंच टूट जाता है, कभी बेंच लग जाता है, और कभी कभार अब देखिए 3-4 महीने से तो समाप्त ही नहीं हुई। देखिए इसमें स्नैन बड़ी वो सादा सी एक बात है कि जिसमें प्रोसिक्यूशन जो है उसका इंटरेस्ट होता है तो वो उसको बहुत स्पीड अप कर देते हैं, और जिसमें मस्कीन मुलजम का कोई होता है तो उसको लिंगर ऑन कर दिया जाता है। मैं समझता हूँ कि अदालतों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो दोनों फ्रीकैन को इक्वल फुटिंग पे लेके चलें, और अगर एक केस को स्पीड अप कर रहे हैं तो उसके साथ जो दूसरा केस है उसको भी स्पीडली सुना जाना चाहिए। ऐसा होता है बाज़ का जो स्टेट जिसमें उसको फ़ायदा होता है वो उसको जल्दी करती है, और अगर उसमें उन्हें डिले से फ़ायदा हो तो वो टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों साइडों पे ऐसा होता है। 6 जजेस वाला केस भी तो अप्रैल के बाद अभी तक नहीं हाँ, हुआ। वो इसलिए था कि जो जजेस साहबान थे वो छुट्टी पे चले गए, तो अब चूंकि छुट्टियां खत्म होने के बाद वो आएंगे तो वो बेंच में दोबारा लग जाएगा। इसी तरह ये जो रिव्यू पिटीशन इन्होंने फाइल की वो भी ड्यू टू दिस रीजन उन्होंने कहा कि चूंकि नहीं, लेकिन उसमें एक और चीज़ है कि जो रिव्यू होता है वो जजमेंट के खिलाफ होता है, शॉर्ट ऑर्डर के खिलाफ नहीं होता। तो मेरे ख्याल में इन्होंने शायद ये रिव्यू इसलिए डाल दिया कि वो जो लिमिटेशन दी गई कि इतने टाइम के अंदर आप रिव्यू फाइल कर सकते हैं, ताकि वो जो लिमिटेशन है वो रुक जाए। अदरवाइज जब तक जजमेंट नहीं आती, शॉर्ट ऑर्डर में तो 4 लाइनों का ऑर्डर होता है, तो जजमेंट के अंदर रीजंस ऑफ द डिसीजन होती, तो वो जब मुकम्मल जजमेंट आएगी तो फिर रिव्यू में उसको सुना जाए। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर क्या करेगी हुकूमत? मकसूद अमल दरामद होगा? मैं क्यों नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 189 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम बज़ाफ्ते मैं अपने- यस वो 190 के तहत किसी भी इदारे को अपनी ए टू सुप्रीम कोर्ट वो बुलवा सकते हैं और कहते हैं ये हमारा फैसला है, इसको इम्प्लीमेंट करके आओ। yes. ये नहीं हो सकता। होगा और ऐसा? 180 होगा, सुप्रीम कोर्ट इसको इम्प्लीमेंट करवाएगी ना, हमारा दुनिया 2 हो जाए। अच्छा, उससे पहले ये 189 190 पे हम लोग जाएंगे या उससे पहले हुकूमत खुद ही इंप्लीमेंट कर देगी? ये नहीं, हुकूमत तो नहीं करेगी। लेकिन हुकूमत तो नहीं ये मुझे एड्रेस कीजिएगा कि अब हो जब गया। मखसूस नशिस्तों वाला जैसा निमरा ने जिक्र किया, बड़ा अच्छा सवाल था इनका कि उस पर अमल दरामद होगा या नहीं, लेकिन एक तरफ देखते हैं कि उस फैसले के बाद आप देखिए कि कितनी ज्यादा आर्टिकल 6 की बात हो रही है, गद्दारी के मुकदमात की बात हो रही है, तो सारी अटेंशन को डाइवर्ट कर दिया गया दूसरी तरफ। देखिए ये जो है ना वो इन्ना मल्ला मालो भी नियत ये सारे मामलात के पीछे जो नीयत है ना ये बहुत मैटर करती है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, अब वो गवर्नमेंट के गाटे फिट होगी। असल रीज़न ये पीटीआई भी बहाल होगी है, उनको सीटें भी मिल जाएंगी, तो वो कहते हैं कि अब हमारे पास क्या रहा है। और ऊपर से जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर केसेस चैलेंज हुए हैं, 45 और 47 वाला डिस्प्यूट चल रहा है, तो मेरी जाती राय में मुझे लगता है ऐसे, चूंकि ये जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ, जनरल परसेप्शन की बात कर रहा हूँ कि ये इलेक्शन, और मेरी जाती राय भी थोड़ी सी इसमें शामिल कर लें कि इस इलेक्शन में हुआ है, जो लोग कह रहे हैं ना कि 2 नंबरी हुई है, ये हुई है, तो डिसाइड तो अल्टीमेट ट्रिब्यूनल्स ने करना है। तो मुझे लगता है कि हुकूमत इस वजह से थोड़ा सा बुखलाहट का वैसे शिकार ट्रिब्यूनल है। का आपने जिक्र किया, तहरीक इंसाफ ट्रिब्यूनल से भी बड़ी उम्मीद लगा के बैठी है। नहीं, वो ट्रिब्यूनल में मीडिया तब की हद उनकी तक है। उम्मीद होती जब उन्होंने चीफ जस्टिस को कहा था कि हमें लिस्ट भेजो, उसमें से हम बताएंगे कि ये जजेस लगाने। तो उन्होंने कहा नहीं, जो पहले शहजाद घेबा साहब ऑनरेबल चीफ जस्टिस लिस्ट देंगे वही ट्रिब्यूनल में वो काम करेंगे। तो ट्रिब्यूनल से नहीं उन्होंने लगानी कहा चाहिए उम्मीद तहरीक इंसाफ को? देखिए तहरीक इंसाफ को, तो तहरीक इंसाफ को तो बहुत उम्मीद है, वो तो वो ठीक हो तो गया। सारा रिलाई उस पे कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने भी इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात पर तफसीली रिपोर्ट मांगी है। ये तफसीली रिपोर्ट मांगने का क्या मकसद है? वो ये होता है कि एक हमारी जजमेंट है जिसके अंदर ना ऑमनीबस बेल ऑर्डर हम कहते हैं कि मसलन मेरे खिलाफ या आपके खिलाफ कोई एफआईआर है, एक मंजरे आम पे आ गई, लेकिन आपको अंदेशा है
कि इन्होंने और भी मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हुए, मैं इसमें बेल करवाऊंगा, उसमें मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। तो आप एक पिटीशन फाइल करते हैं हाई कोर्ट के अंदर कि मुझे ओमनीबस बेल ऑर्डर दिया जाए कि उसमें सेक्रेटरी दाखिला को भी पार्टी बनाया जाए, आईजी को भी बनाया जाए, एसएसपी को भी बनाया जाए, और उनसे रिपोर्ट मांगी जाए कि ये तो मेरे खिलाफ केस है जो रिकॉर्ड पे आ गया, इसके अलावा कितने, तो वो फिर रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो उन तमाम में उनको वो एक प्रोटेक्टिव बेल भी, और फिर उसकी रोशनी में वो जहां जहां केसेस होंगे वहां पेश होंगे और उनको परसू करेंगे। तो इसलिए जो खुफिया मुकदमात होते हैं, बास का ऐसा होता है कि स्टेट पावर होती है स्टेट के पास, वो कोई भी एफआईआर दर्ज करके उसी वक्त उसको ठप कर दे, किसी को पता ही नहीं चलेगा, और उधर से वो फारग होश में उसको उठा लेंगे। तो वो ओमनीबस बेल ऑर्डर के लिए उन्होंने बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। खवातीन आजाद रियासत आजाद साहब से बहुत अच्छी बातें हो रही थी, बहुत नॉलेजेबल बातें हो रही थी, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब हम ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो कि जुबान ज़द-ए-आम है। एक तो महंगाई है, ऊपर से निमरा आपके रिश्तों का झंझट है जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। मुल्क में गैर शादीशुदा अफराद की तादाद 4 करोड़ से जायद हो चुकी है। माय गॉड, ये बहुत ही डेवस्टेटिंग किस्म के फिगर्स इस वक्त हसनैन आपने हमारे साथ शेयर किए हैं। और 6 वर्षों में गैर शादीशुदा अफराद की तादाद में तकरीबन 52 लाख का इजाफा हुआ। 2017 में गैर शादीशुदा अफराद की तादाद 3 करोड़ 73 लाख थी। पंजाब में गैर शादीशुदा अफराद की तादाद में सबसे ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जो कि 2 करोड़ 36 लाख पंजाब में गैर शादीशुदा अफराद हैं, और सिंध में गैर शादीशुदा अफराद की तादाद 95,86,000 से तजावज़ कर गई। चलें जी, पंजाब और सिंध की आपने बात की, हसनैन खैबर पख्तूनख्वा का मैं बताती हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में भी गैर शादीशुदा अफराद की तादाद जो है नाजरीन वो 66,72,000 रिकॉर्ड की गई है। बलोचिस्तान में गैर शादीशुदा अफराद की तादाद जो है वो 21,81,000 से तजावज़ कर गई। अगर शहर इक़्तिदार की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, तो शादी के मुंतज़िर अफराद की तादाद 4,86,000 हो गई। शादीशुदा अफराद की तादाद 9 करोड़ 45 लाख रिकॉर्ड हुई। ये मरदम शुमारी की रिपोर्ट जिस वक्त हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 6 वर्षों में शादीशुदा अफराद की तादाद में 1 करोड़ 42 लाख का इजाफा हुआ। मुल्क में तलाक याफ्ता और बेवा ख्वातीन की तादाद में भी कवन जो है वो आप कह सकते हैं कि उसकी तादाद में कमी रिकॉर्ड की गई है। मुल्क में तलाक याफ्ता ख्वातीन की तादाद 4,99,000 रिकॉर्ड हुई, और 2017 में तलाक याफ्ता ख्वातीन की तादाद 5,15,000 थी, और 2017 में ही 58 लाख के मुकाबले बेवा ख्वातीन की तादाद 54 लाख रिकॉर्ड की गई थी। ये कुछ स्टेटिस्टिक्स थे जो इस वक्त हमने आपके साथ शेयर किए इस रिपोर्ट के। अब मिसेस खान इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। मिसेस खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बताएंगे क्या मसला है कि गैर शादीशुदा अफराद जो कि इस वक्त कवारे हैं, रिश्ते के मुंतजिर हैं, इनका नंबर और ये फिगर्स इतने हद तक बढ़ते क्यों चले जा रहे हैं? बेटे, अब आप खुद समझदार है, अब आप खुद देख रही हैं कि लड़कियां इतनी पढ़ी लिखी हैं, इतने ऊंचे ऊंचे ओहदों पर फाइज हैं, इतने दिमाग हैं। अब देखे जब पढ़ लिख जाती हैं तो वो जरा ज्यादा ओपन माइंडेड हो जाती हैं, उनका दिमाग बहुत ऊंचा हो जाता है। अब ये है कि हमें भी देखना चाहिए कि लड़का अगर तुमसे जरा कम कमा रहा हो तो क्या है, आगे जाके वो बढ़ ही जाता है। बहुत जगह अमेरिका वगैरह में, यूरोप वगैरह में आप देखें, अगर लड़का अच्छा है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग है, तो लड़का अगर कम भी कमा रहा हो, यहाँ तक कि अगर 2-3 साल छोटा हो तो उससे भी शादी कर लेते हैं। यहाँ तो पता नहीं क्यों मायूब समझते हो, 5-6 साल बड़ा होना चाहिए जरूर, और ऐसा होना चाहिए, वैसे गाड़ी भी होनी चाहिए, और उसके पास बंगला भी होना चाहिए। अभी बताओ, वो पढ़ के हटा है, वो क्या अभी से CEO या डायरेक्टर बन जाएगा? अभी तो वो 0 से स्टार्ट करेगा, और आप भी 0 से स्टार्ट कर रही हैं। दोनों मेहनत करेंगे, दोनों आगे बढ़ेंगे, दोनों कुछ बन जाते हैं। सारे हमारे माँ बाप भी क्या कोई शुरू से ही पैदा होते ही CEO होते, ये पैदा होते ही इतनी ऊंची ऊंची पोस्ट पर थे। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने 2-2 जॉब्स की, उन्होंने दिन रात लगाया, फिर जाकर वो इस पोस्ट पर पहुंचे। ये तो चाहते हैं हलवा मिल जाए। लड़की भी ये चाहती है कि उसने कोई हार्ड वर्क ना किया हो। अनटिल एंड अनलेस आप किसी भी हार्ड वर्क के
थ्रू नहीं जाते, किसी मेहनत तो बहुत जरूरी होती है। हर चीज के लिए मेहनत दरकार है। अभी अगर आप किसी चीज के लिए अचीव करना चाहते हैं कोई गोल, तो उसके लिए बहुत सख्त मेहनत की जरूरत होती है। मिसेस वो खान, एक आपका दो दिन वसी में नहीं तजुर्बा है इस मिलती। फील्ड में, और रिश्ते की जो आप बात कर रही हैं, सिर्फ डिमांड्स बढ़ी हैं या फिर और भी बहुत सारी चीजें तब्दील हुई हैं? क्योंकि पहले इस तरह नहीं होता था, लेकिन अब डिमांड्स भी हैं। लड़के को बाहर होना चाहिए, लड़के को अच्छा कमाना चाहिए, लड़का हाँ, बिल्कुल, अगर सही नहीं बिल्कुल। होगा, लड़के का खानदान सही नहीं होगा तो रिश्ता नहीं करेंगे। हालांकि अगर दूसरी तरफ देखा जाता है तो शायद लड़की कुछ नहीं कर रही, लेकिन ये मामलात हमारे मुआशरे में प्रिवेल कर रहे हैं। नहीं, और जबकि ये भी देखा जा रहा है वो कहाँ रहा है। अरे भाई, कहाँ रह रहा है? छोटी जगह अगर रह रहा है, आगे भी चल के वो बड़ी जगह पे आ जाएगा। अगर बफर जोन में रह रहा है या कहीं ऐसी रिमोट औरंगी में रह रहा है कि आप समझते हो औरंगी में पढ़े लिखे लड़के नहीं है, मेहनती बच्चे, वहाँ के बच्चे मेहनती हैं। नॉर्थ कराची, आप नॉर्थ नाजमाबाद तो बड़ा पॉश इलाका है, बल्कि डिफेंस से ज्यादा ही अच्छा इलाका है। उधर चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, इतने बड़े बड़े मॉल्स हैं, उधर के बच्चे ज्यादा मेहनती हैं। डिफेंस में तो सारा कचरा भरा हुआ है, सारा कचरा जो बाप के पैसों के ऊपर ऐश कर रहे हैं। ना वो पढ़ते हैं, ना वो लिखते हैं, बस लड़कीबाजी कर रहे होते हैं। शाम को 4-5 लड़के गाड़ी में बैठे, chasing the girls, having a nice time, going on dates। You are right. ये चीज है डिफेंस क्लिफ्टन में। वहाँ ज्यादा पढ़ाई है। वहाँ आप देखे कंप्यूटर इंजीनियर्स मेरे पास जहाँ से आ रहे हैं, वो सब गुलशन, गुलिस्तान जौहर, बफर जोन, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद। आपको पता है वो वहाँ से अमेरिका वगैरह उनका अपनी फर्म्स है उधर बच्चों ने बनाई हुई। उनकी क्या बात है? वो डिफेंस के बच्चे compete नहीं कर सकते उन बच्चों से। वो रात दिन मेहनत करते हैं और फिर कहाँ पहुंच जाते हैं। क्या क्या गाड़ियां उन्होंने लेकर दे दी हुई हैं अपने माँ बाप को। मेरे पास आते हैं और बताते हैं कि मिसेस खान, इस तरीके से हमारे बच्चों ने मेहनत की है। क्या वहाँ के बच्चे ऐशो इशरत नहीं करवा सकते? बहुत ज्यादा। ये तो माँ बाप की कमाई पर एक पॉकेट मनी लड़की को मिल जाती है। वो इतनी बड़ी कोठी बंगला और उसकी गाड़ी देखकर बड़ी ल्योर हो जाती है कि यहाँ पे पता नहीं क्या मिलेगा। यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे एक पॉकेट मनी लड़के को मिलती है और फिर वो आधी पॉकेट मनी लड़की को दे देते हैं। मिसेस खान, हम ये कहते हैं कि ये जो हमारा इतना बड़ा नंबर बढ़ता चला जा रहा है, जिसके मुताबिक गैर शादीशुदा अफराद जो हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि स्टैंडर्ड्स दोनों तरफ से बड़े गलत सेट कर दिए गए। लड़कियां जो हैं वो शायद बहुत पैसे के पीछे जा रही हैं, और लड़के अगर देखा जाए तो उन्होंने भी कोई अपनी किस्म के स्टैंडर्ड्स बनाए, ये खूबसूरती के ये स्टैंडर्ड हो, ऐसे हो वैसे हो। यही हमारी फेलियर की वजह बन रही है। जाहिर पॉम्प एंड शो पर जा रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे लड़के में क्या कैपेबिलिटी है, वो कितना ज्यादा हार्ड वर्किंग मैच्योर है। वो ये चीजें किस अहल है। उनमें बेसिक चीजें देखें। ये नहीं कि वो गाड़ी लेकर घूम रहा है, फिर रहा है और एक बड़ी बड़ी सी कोठी है उसकी तस्वीरें दिखा रहा है और अब लड़की को ल्योर कर रहा है। ये बड़ी गलत बात है। छोटा घर है लेकिन लड़का पढ़ा लिखा है, इंटेलिजेंट है, उसके दिमाग ग्रे मैटर है, वो कुछ करना चाहता है। और ऐसे ही छोटे घर के बच्चे आगे बढ़ते हैं। ये बड़े बंगले वालों को तो घर भी मिला हुआ है, गाड़ी भी मिली हुई है, वो सत्यानाश करके वो फिर जीरो पर आते हैं। वो बच्चे 8-10 साल में कुछ भी नहीं होते, जीरो पर आ जाते हैं। ना वो पढ़े लिखे होते हैं, ना वो। मिसेस खान, आपने तो बहुत गहरी बात कर दी। क्या आप लड़कियों को ये समझाती नहीं है कि जो डिफेंस में रहते हैं बेसिकली उनके बाप ने या दादा ने मेहनत की होती है, और जो किसी कम इलाके में रहते हैं वो खुद मेहनत करके डिफेंस में आना चाहते हैं? नहीं, मेहनत नहीं की होती, वो भी ब्लैक मनी होता है। ओके, 2 नंबर ही पैसा होता है। बीइंग सो बोल्ड। जी हाँ। जी मिसेस खान, जी बताइएगा। 2 नंबर ही पैसा होता है। वो वैसा हार्ड वर्क से नहीं कमाया हुआ होता। हार्ड वर्क से जो पैसा कमाते हैं वो अपने बच्चों को कुछ बना देते हैं। वही उनको पता होता है कि आगे से हमारी नस्ल पढ़ेगी लिखेगी तभी आगे बढ़ेगी। ये तो पैसा 2-4 दिन में खत्म हो जाता है। इस पैसे में बरकत नहीं होती। सही वो कह ऐसे रही ही हैं। लड़कियों में और अयाशी में और शराबों में और पता नहीं क्या वो कहते होते हैं ना मिसेस खान के हराम का पैसा लगता भी हराम पे है। हाँ, वो आइस वगैरह पता नहीं, मुझे तो समझ हराम में नहीं कामों आता, पे मुझे वापस तो लगता पता है। नहीं। और हुक्के पीना और पता नहीं क्या फ्लेवर्ड क्या क्या चीजें बैठे हुए उधर पी रहे होते हैं। उधर छोटे छोटे से मोटेल्स वगैरह होटल्स वगैरह बने हुए हैं और मजा कर रहे हैं। उधर डांस पार्टीज हो रही हैं, कैंडल लाइट पार्टीज हो रही हैं चुपचाप। बहुत हर तीसरे घर में यही हो रहा है।
ठीक हो गया। अच्छा मिसेस खान, तो फिर इस तरह की सूरत हाल में अभी जो भी हमारी नाजरीन खासतौर पर माएँ हमें देख रही होंगी, उनको आप क्या मशवरा देती हैं कि उनकी बेटियों के जब अच्छे रिश्ते आए तो प्लीज ये जो फेक किस्म के स्टैंडर्ड्स और गलत स्टैंडर्ड्स जो आजकल हमने सेट कर लिए हैं, इनको मद्देनजर ना रखें और अपनी बेटियों के बर वक्त रिश्ते करें? आप देखें, आप बच्चे से बात करें ना, उसमें क्या सलाहियत है। जी। आप 4 बातें करेंगी तो आपको पता चलेगा कि इसमें ये क्या बात कर रहा है, इसमें क्या पोटेंशियल है, ये कितना पढ़ा हुआ है, इसमें कितनी सलाहियत है, इसमें आगे बढ़ने की कितनी सलाहियत है। ये चीजें आप देखें ना, उसकी पढ़ाई देखें, क्या पढ़ा हुआ है, कहाँ से पढ़ा हुआ है। इवन दो वो गवर्नमेंट स्कूल का भी पढ़ा हुआ हो, लेकिन वो आगे चल के बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन मिल जाता है बिकॉज उसके नंबर्स अच्छे होते हैं। वो आगे चल के बहुत अच्छा बच्चा बन जाता है, वो बहुत अच्छी जगह से पढ़कर बड़ी अच्छी जगह उसको जॉब मिल जाती है, और जॉब मिलकर वो अपनी जी। मिस खान, आप हमें सुन पा रही हैं? मिसेस खान, आपको आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है? अच्छा, उनको आवाज नहीं आ रही है। चलें जी, वक्त भी वैसे खत्म हो चुका था, शुक्रिया करने का वक्त था मिसेस खान। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपको जो मसाइल हमारी शादी के मुतालिक पेश आ रहे हैं, एक नंबर बढ़ता चला जा रहा है गैर शादीशुदा लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए, और उसकी वजूहात हमने डिस्कस करने की कोशिश की है, वो यही है कि भाईजान हम बहुत गलत तरफ जा रहे हैं। जब तक ये लड़की है, हाँ, लड़कियां लड़के हैं, सो ये सोचना होगा अब। तो अच्छा, मतलब देखे ज्यादा फर्क नहीं है तो 50-50 कह लें आप। exactly. 50-50 जो है ना, लड़कियां लड़के दोनों की तरफ ये हो रहे हैं मसाइल, और ये मसाइल आपकी अपनी वजह से हो रहे हैं। पहले इस तरह के मसाइल नहीं थे क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड्स कुछ अलग थे। आजकल आप लोगों के कुछ और हो चुके हैं कि जब तक एक सर्टेन किस्म का लाइफस्टाइल नहीं होगा तब तक हमने शादी नहीं करनी, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इस सोच से बाहर निकलें और अच्छे रिश्ते देखें, कोई अच्छी क्वालिटीज जो है उनको काउंट करना शुरू करें ताकि आप लोगों की शादियां बर वक्त हो जाएं। यहाँ पर शामिल करते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। बैक टू शो। अब हम थोड़ा सा क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। पहले हमने निम्रा बात की थी विमेंस क्रिकेट की, लेकिन जो मेंस क्रिकेट है उसके भी कुछ मामला समझ नहीं आ रहे। एक तरफ हमने सर्जरी होते हुए देखी थी, उस सर्जरी का शिकार हुए थे वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक, लेकिन अब मेरे पास खबर ये है कि वहाब रियाज जाएंगे मालदीव में शाहिद अनवर के साथ, जो कि एक और साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, और ये आईसीसी की जानिब से एक ट्रेनिंग सेशन है, एक वर्कशॉप है, वहां पे जाके वो अपनी ट्रेनिंग लेंगे। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है? आप एक तरफ सर्जरी करते हैं निम्रा, कहीं पे इंसाफ है यहाँ पे? आपको क्या लगता है? पाकिस्तान डेफिनेटली क्रिकेट में भी नहीं है, आपकी सियासत में भी नहीं है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन वहाब रियाज का वहां पे जाना एक अजीब व गरीब सी खबर थी कि आपने एक हफ्ता पहले उनको निकाल दिया, फेंक दिया, और फिर उन्होंने ट्विटर के ऊपर उसका रिएक्शन भी दिया। लेकिन मोहसिन नकवी साहब तो कमाल आदमी है, अपने दोस्तों को नहीं बोलते, जो भी उनका दोस्त होता है उसके साथ दोस्ती निभाते हैं। पहले इनको उन्होंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया। खुद भी बड़े इंपॉर्टेंट शख्सियत के दोस्त हैं, एग्जैक्टली, और उनको भी नवाजा जा रहा है, और वो आगे नवाज रहे हैं कि पहले इनको स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया, फिर उसके बाद आप देखिए कि चीफ सिलेक्टर बनाए गए, फिर मेंबर सिलेक्शन कमेटी बने, फिर टीम के सीनियर मैनेजर बने, और अब मालदीव्स में भी जाएंगे। तो इस सर्जरी को जो सोशल मीडिया है वो कह रहा है कि ये कॉस्मेटिक सर्जरी है, क्योंकि अभी तक तो कोई बड़े पैमाने पे तब्दीली हुई नहीं। आपके 15 के 15 प्लेयर्स थे, 15 प्लेयर्स की सिर्फ ये हुआ कि बाबर आजम से मुतालिक हम सबसे पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे। एग्जैक्टली, एनओसीज के हवाले से तो फैसले कर लिए कि जो 3 से 4 प्लेयर्स हैं, जिसमें बाबर आजम हैं, रिजवान हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं और नसीम शाह हैं, उनको आपने एनओसी इस वजह से नहीं दी कि वो आपके 3 फॉर्मेट प्लेयर हैं। मतलब आपने तो कोई डिसाइड ही नहीं किया कि कौन सा प्लेयर आपका T20 नहीं खेलेगा। मतलब 15 प्लेयर्स थे, वो अमेरिका से हार गए, वो इंडिया से हार गए। वर्ल्ड कप में इतनी इबरतनाक शिकस्त हुई कि पहली दफा पाकिस्तान की टीम अगले वर्ल्ड कप से बाहर होते होते बची। नहीं तो मैं और निम्रा आपको एक और स्टोरी बता रहे होते आज से 2 हफ्ते पहले कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो चुकी है। और वो जो लिवरेज है हमारे पास इस वक्त इंडिया के खिलाफ कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलने इंडिया पाकिस्तान आएगा, और अगर वो नहीं आएगा तो फिर हम वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएंगे, वो लिवरेज भी खत्म हो जाता। सो ये कॉस्मेटिक सर्जरीज निम्रा नहीं चल सकती। इन कॉस्मेटिक सर्जरीज के अलावा
कोई अच्छा हमें अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और जिस तरह की डिलेइंग टैक्टिक्स से काम लिया है मोहसिन नकवी साहब ने, मीडिया में वो मीडिया को समझते हैं, delaying और tactics। पहले उन्होंने एक हफ्ता, बल्कि सिर्फ वो मीडिया को नहीं समझते हसन, वो तो सियासतदान भी हैं, तो वो सियासतदान भी हैं, सियासत को भी बड़ा अच्छा सियासतदान समझते भी हैं, हैं। मिनिस्टर्स हैं, हमारे सेनेटर हैं, मिनिस्टर भी हैं वो तो फिर हर चीजों को बड़ी गहराई में जाके समझते हैं। और बहुत सारी और ये चीजों जो अभी विजुअल्स चल रहे हैं, मुझे देख के एक और बात याद आ चुकी कि जितने भी लोगों से मिल रहे हैं, ये वो क्रिकेटर्स हैं, किसी ने 2 मैच खेले, किसी ने 2.5 मैच खेले, किसी ने 3 मैच खेले। तमाम तर क्रिकेटर्स को सिर्फ इस वजह से बुलाया गया कि निम्रा ये खुले आम तनकीद कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसलों पे। हमारे इस चैनल पे बैठे हुए उनको हसन मनाने रजा, की कोशिश की गई। एग्जैक्टली हमारे सियासत नहीं, जो मैं आपको हम मैं हर आपको वक्त एक रोते पॉइंट बता धोते रहा हूँ, आप रहते मेरा पॉइंट सुनिएगा कि हमारे हसन रजा साहब जो कि इस चैनल के हाँ जी। साथ पिछले 2 साल से एसोसिएटेड हैं, वर्ल्ड का यंगेस्ट क्रिकेटर है, 14 साल की उम्र में उन्होंने डेब्यू किया और तकरीबन 36 गेम्स में तो पाकिस्तान को नुमाइंदगी की। 3 गेम्स वालों को आप बुलाते हैं, 36 गेम्स वालों को इस वजह से नहीं बुलाते कि वो शरीफ आदमी है, उसने कभी बैठ के पीसीबी के ऊपर तनकीद नहीं की। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं शाकिर अब्बासी साहब अमेरिका से। भाई साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। शाकिर साहब, एक बड़ी अनहोनी सी खबर है कि एक तरफ आपने वहाब रियाज साहब को सिलेक्शन कमेटी से अलग कर दिया और दूसरी तरफ वही वहाब रियाज मालदीव में जा रहे हैं। इस सर्जरी को एक कॉस्मेटिक सर्जरी कहा जा रहा है पाकिस्तान के जो क्रिकेटिंग हलके हैं उनमें। इसको किस तरह आप देखते हैं और आने वाले दिनों में क्या कोई बड़ी चेंजेस होंगी या इसी तरह डिलेइंग टैक्टिक्स से मोहसिन नकवी साहब गुजारा करेंगे? देखिए, वहाब रियाज, आपको याद होगा कि जब ज़का अशरफ ने इंबाउंड लगते, जब वो एक कंपनी का एक आया था स्कैंडल, उस पर उन्होंने चीफ सेलेक्टर का अहदा छोड़ा था, तो ज़का अशरफ ने उन्हें वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर बनाया था। और फिर वहाब रियाज इतने कारीगर निकले कि उन्होंने उसके बाद आने वाले जो चीफ सेलेक्टर बने मोहसिन नकवी, उनके साथ भी मामलात को कैरी ऑन किया। क्योंकि इस वक्त जब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम की बेहतरीन कारकर्दगी थी, तो उस पर मोहसिन नकवी पर सबसे बड़ा प्रेशर वहाब रियाज के हवाले था और उनको किसी हद तक साइडलाइन करके वो जो प्रेशर था उसको कम किया मोहसिन नकवी ने। लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं था कि वो वहाब रियाज से कोई नाखुश हैं या वहाब रियाज जो है वो उनकी जो है वो बुक से निकल गए हैं। बुनियाद बाज़ यही होता है कि जब आप ज़्यादा मुश्किल वक्त में होते हैं तो अपने किसी साथी की मदद ली जाती है उस मुश्किल वक्त से निकलने के लिए, और मोहसिन नकवी ने उस वक्त वहाब रियाज की मदद ली। लेकिन जो ही उन्हें कोई दूसरा मौका आया वहाब रियाज को अकोमोडेट करने का, तो उन्होंने उन्हें इस मालदीव जाने का जो है वो एक परवाना थमा दिया। और वो अब एनसीए के जो हेड कोच शाहिद नवाज उनके साथ उस वर्कशॉप में शिरकत के लिए जाएंगे। मुमकिन है मोहसिन नकवी ये समझते हो कि वहाब रियाज बतौर चीफ सेलेक्टर को ज्यादा जो है वो लकी या ज्यादा अच्छे साबित नहीं हुए उनके लिए, तो आप शायद उनको कोचिंग के तजर्बा करवाना चाहते हैं। और मुझे तो यही लगता है कि अब एक दूसरे रोल में हम फ्यूचर में अगर मोहसिन नकवी का टेन्योर और लंबा हुआ तो वहाब रियाज को हम किसी दूसरे रूप में किसी दूसरी जिम्मेदारी के साथ पीसीबी में सर्व करते हुआ देख सकते हैं। और लेकिन क्या बांग्लादेश सीरीज में भी शाकिर हम लोग कोई बड़ी तब्दीलियां होते देख रहे हैं या नहीं? देखिए, बांग्लादेश सीरीज में टेस्ट सीरीज बुनियादी तौर पर होगी और उस टेस्ट सीरीज के लिए मैं समझता हूँ कि हमारा जो टेस्ट स्क्वाड है वो पहले से ही काफ़ी हद तक मुतवाजन है। जो मुझे लग रहा है अगर उसी टीम को बरकरार रखा जाता है और मौके की मुनासिबत से डोमेस्टिक के परफॉर्मर और जो एक रेगुलर और एक रिलायबल जो हमारी प्लेइंग 11 है उसको सेट किया जाता है, जैसे खुद कैप्टन और उनके साथ आप असद शफीक को ले लें, फिर बाबर आजम होंगे और ऊपर जाकर जो है वो अब्दुल्ला शफीक होंगे, तो इस तरह का जो है वो एक अच्छा बैटिंग ऑर्डर बनता है। और फिर नीचे जाके हमें इब्रार को लेना है और फिर हमारा जो फास्ट बॉलिंग अटैक है वो बड़ा मुनासिब है शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की सूरत में। तो इस सारी पोजीशन में अगर टीम को मेरिट पे सिलेक्ट किया जाए तो हमारे पास जो टेस्ट टीम वही बनती है। आप असनैन में से बेहतर उस पर नज़र रखे हुए हैं, वो आपको मतलब मैं और असनैन अगर कोई प्लेइंग 11 बनाएंगे टेस्ट की या कोई तीसरा भी जो क्रिकेट को समझदार बनाएगा तो मेरा ख्याल है एक आध प्लेयर का ही फर्क आ सकता है। लोगों की नज़र में वो टीम बनी हुई है और वो टेस्ट टीम हमारी काफ़ी हद तक स्टेबल थी। और होम सीरीज और वो भी बांग्लादेश के खिलाफ कोई ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क नहीं है मेरा ख्याल है, तो कोई बड़ी तब्दीलियाँ उस टेस्ट स्क्वाड में नहीं होंगी जिस टेस्ट स्क्वाड ने आखिरी सीरीज खेली थी। शाकिर साहब, ये बताइएगा कि आपके पास क्या खबरें हैं? मेरी इतलात के मुताबिक, खबरों के मुताबिक बांग्लादेश सीरीज के बाद हम ये डिसाइड करने जा रहे हैं शान मसूद की परफॉर्मेंसेस को देख के कि क्या शान मसूद को ओडीआई के लिए कंटिन्यू करना है या फिर बाबर आजम को कंटिन्यू करना है, और तमाम डिलेइंग टैक्टिक्स बांग्लादेश सीरीज के लिए हैं। क्या इस खबर में कुछ सदाकत है?
देखें, एज अ कैप्टन शान मसूद की पर्सनल परफॉर्मेंस पे शायद कोई बात करे और वो बात शायद जायज़ भी हो, क्योंकि वाइट बॉल के साथ उनकी कुछ ज़्यादा अच्छी कौम टीम के लिए परफॉर्मेंस नहीं है। अलबत्ता जब वो इंग्लैंड में जाके खेलते हैं, वहाँ इंग्लैंड के काउंटी टीम को वो जो है वो हेड भी कर रहे हैं, कैप्टनसी भी है उनके पास और वहाँ परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए जब भी उन्हें वाइट बॉल में रिसेंट पास में मौका मिला तो कुछ ज़्यादा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान वाइट बॉल टीम में और किसकी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस है कि हम शान मसूद की कारकर्दगी को लेकर बैठे। लेकिन दूसरी तरफ जो शान मसूद की कैप्टनसी है, तो मैं इस वक्त जो दस्तयाब लाट है हमारी, उसमें शान मसूद को मैं सबसे बेहतर कैप्टन इसलिए समझता हूँ कि इज़ अ मैच्योर क्रिकेटर, उसके क्रिकेटिंग सेंस भी है और साथ साथ उसे बतौर कैप्टन इज अ प्रेजेंटेबल कैप्टन में अगर ये कहूं। शाकिर, मैं ये भी कहूंगा कि डर्बी शायर वालों ने कुछ तो देखा होगा शान मसूद के हवाले से कि उन्होंने इतने लंबे अरसे से शान मसूद को कप्तान बनाया हुआ। आपकी मौजूदगी का फायदा उठाऊंगा, आखिरी सवाल आपसे करूंगा, चंद मिनट बाकी हैं, कि आपके बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं इंडिया में, इंडिया के जर्नलिस्ट आपके दोस्त हैं, तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी खेलने इंडिया की टीम आ रही है? जो मेरी अपनी नज़र है, जो मेरा अपना तजिया है, मुझे लगता है कि इंडिया लाहौर की हद तक मान जाएगा और लाहौर में अपने मैचेस खेलने के लिए आ जाएगा। जहाँ तक खबर की बात है, तो क्योंकि खबर ये थी कि अगर इलेक्शन, क्योंकि अब 5 साल बाद होना है इंडिया में, रिसेंटली इलेक्शन हो गए हैं। जब पाकिस्तान आने का इंडिया टीम का टाइम था एशिया कप में, तो उस वक्त इलेक्शन की तैयारी हो रही थी। तो उस वक्त मोदी साहब और उनकी जो रजीम है, ख़ास करके जय शाह जो जिनके बेटे अब क्रिकेट को हेड करते हैं, तो वो उस वक्त, क्योंकि क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिक्स एज वेल, तो उस वक्त उसे पॉलिटिकल कार्ड के तौर पर बीजेपी गवर्नमेंट खेल रही थी। तो अब क्योंकि वो इलेक्शन का माहौल भी नहीं है, पाकिस्तान इंडिया जा चुका है, फिर अगले साल जो 2026 है, फिर वहाँ वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान को फिर जाना पड़ेगा। और कोई भी वर्ल्ड कप, कोई भी आईसीसी इवेंट पाकिस्तान की अदम शिरकत से जो है वो उसका रंग फीका पड़ जाएगा। तो इन सारी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि मुझे लग रहा है कि इंडिया जो है वो चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आएगा। और दूसरा, पाकिस्तान ने जो जिम्मेदारी इस हवाले से डाली है, ठीक हो गया शाकिर, वक्त खत्म हो गया, माजरत के साथ आपको इंटरप्ट किया, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी क्रिकेट से मुताबिक। सबसे अहम सवाल ये कि क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान आता है या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। बहरहाल इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए। हम यहाँ पे शामिल करने लगे एक ब्रेक, आपने हमारे साथ ही रहना। वेलकम बैक टू शो जी। हमारी अगली मेहमान एक बहुत ही अनोखी मेहमान हैं, जो कि वीलॉगर भी हैं और एक बैनुल-अक़वामी वीलॉगर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं। गोशा इनका नाम है, पोलैंड से इनका ताल्लुक़ है और पाकिस्तान का जो पॉजिटिव इमेज है उसको पूरी दुनिया में ये फ़रोग दे रही हैं। बिल्कुल, आज गोशा से ही उनकी कहानी जानेंगे। शी इज़ विद अस इन द स्टूडियो। वो बड़ी एक्टिव व्लॉगर हैं, हमें अपनी वीडियोस के ज़रिए पाकिस्तान के जो कल्चर है, हमारी खूबसूरती है हमारे मुल्क की, उसको दुनिया के सामने लाने में इस वक्त वो मसरूफ़ अमल हैं। तो उनसे मिलते हैं, आपको भी मिलवाते हैं। गोशा, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डूइंग? Thank you so much for the invitation. I'm good. Welcome. I'm good. I want you to introduce yourself in Urdu, by the way. Okay. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गोशा वॉयाजर का, मैं पोलैंड से हूँ, मैं पाकिस्तान में हूँ। एंड क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। Oh, that's very nice. She knows a lot of things, Asman. मैंने सोचा नहीं था, I didn't know that you know a lot of things about Pakistan already. How long you are here? Oh, it's with some breaks. It's 1.5 years. Oh, it's getting that's why closer you know to the 2 a lot years. of things. Yeah. And I'm starting to understand more and more Urdu with some words, especially in the north, like pahar, like darya, like and Darya, jil, Samundar. jil, and badil, like badil was a Clouds. cloud, yeah. And barish. It's a rain, yeah. Yep. So you know a lot of words already. So you have been here since last 1.5 years, right? Yeah. I came like last year for longer. But first time I came in 2022, it was for a tour. So I came like, of course, as a vlogger to discover Pakistan. That was my first time, and when I seen the mountains and everything, of course, that was like something wow, mesmerizing. So I came back to my country, and then I still was in touch with this another Polish girl. She was here trying to set up this travel agency, and we worked together on this with Pakistani friends, and we set up
travel agency like So you have your professionally. travel Yeah. agency registered in Poland. Yes, And that exactly. basically works to bring more people, more Polish people to Pakistan, Yes, right? yes. We have a lot of tours. This year is like a very good season for us. We just finished one tour. Next month we have 2 tours, and then we have under 3-4 tours at the end of the season of the mountain season, because later we will go to the south area of Pakistan when the weather So how will be many better. people have you brought to Pakistan so far? Oh, like 100, 200, or generally, if you're talking overall, They're all I think Polish? it's mostly like 90% are Polish. Of course, we are trying like for the next year. My target is to go to the Expanding. like Western, expanding to other European countries. But now mostly it's Poland, a bit Germany, UK, but so far mostly Poland. What so- fascinates you to work in Pakistan? What pursuit? Fascinates you? Yeah, it's like the place where I could just pursue my dreams, because I was working. I'm a PhD from professional pharmacist. I used to work at Oh. medical university, so that was like completely different part. I did my PhD in pharmaceutical science, so a lot of like 7 years I spent at in the laboratory. Yeah? But it was always my dreams, like traveling and everything related to travels. So I started my small, Instagram, then the blog, and then it's starting to going very good, in Poland. And then when I came to Pakistan as a typical, blogger, I also got an offer for the collaboration here. So it's starting going very good, and in the way that I could set up my own travel agency. So when you are in the travel business, this is one of things that when you want to develop, this is how you can develop. Yeah. So it turned out that this opportunity is here in Pakistan, and the Pakistan is still like very undiscovered. Countries, Yes. place, especially for European, because there are still like this image, and the people, even though there is nothing happening, bad things, as in the past. So, but the people are still afraid. The image to come. that we have had since last few years is too bad. So I think Yes. we all should be working, and it is great that you are doing that already, and we appreciate that. What places have you been to so far? Oh, mostly like in the north, for example, it was part of this Kalash, Chitral, and then I was also many times in Skardu, Hunza, Kunjara Pass, Ferry Meadows, so Gilgit, general. Did you enjoy the ride to Ferry Meadows? Oh yeah, that's crazy. But That's the crazy. first time I was scared, but next time I'm like, no, That's no, nothing new. Oh, that's no less than a roller coaster ride, by the way. Is it? It is like a bit roller coaster, but it's a bit shaky all the time. But for when the you, 1.5 when you hours. reach at that point, everything, Yeah, it's done fine. and It's dusted. fine. It's worth it. The views are worth it. Of course, it's worth it. It's not a big deal. And the first moment you're only scared because there's high altitude, Yes. and you look outside the car and there is Downstairs nothing. there is a river. Yeah. That's scary. That's yeah, scary. that's a bit scary. But when you get used to it, after 5 minutes, it's getting. But it's not fine. dreadful, Yeah. right? Yeah. It's not. It only looks scary, but in the end, it's fine. You So- visited Chitral as well, so you go there in Chilam Joshi as well? Yeah, we were in this May festival. Yeah, yes, Chilam Joshi yes, festival. Yes, that was 2 years back. And of course, in the south, I was like living in Karachi for a few months. I was in Multan, Bahawalpur, Lahore, of course, Sialkot. So I'm also exploring this. The Balochistan left. I've never been there, but maybe next year I will go. Beaches there is very fascinating. Yeah. I saw all the videos, so I want to go. I think I can start from the south part, which is close to Karachi, maybe, and then maybe something more in the central part of Balochistan. But this is the plan for I think next year, or maybe end of the year, because the weather now is too hot there. Okay, so Gosha Pakistani खाने खाए? Khana, yeah, like a food. क्या खाना खाया? I want you to understand this. Yeah, I know. क्या खाया? Khana. Yeah, Yeah, खाना like a is food. Yeah. Yep. What about the food? Oh, about the food, it's like कौन सा food पसंद है? कौन सा खाना खाया? which food I like. Yeah. She's smart. Man, she's Yeah, I know, smart. passant I like. What I like, it changes, depends on the month. Now it still like for the morning, of course, it's still like paratha with this, Served with anda. Anda paratha? with this cream. Okay. The sweet one, yeah. And the sweet one, and of course, recently I think it's Malai more की like बात कर रही हैं. and malai boti recently, boti. and pulao rice. Yeah. Not biryani? Biryani was few months back was more biryani. I was more into biryani. Now I need a small break for biryani. Maybe in the You're into pulao now. yeah, now I'm more into pulao flavor. So it's changing. Yeah, it's and chapli kebab.
chapli you like kebab, chapli yeah. kebab? Recently, I ate very good chapli kebab in Basham. It was like, local restaurant, very local. Yeah, that is very popular. Yeah, very. And it was so delicious. It was a bit spicy, but so crispy. delicious. Delicious. But it's better than in the small local restaurants. This chapli kebab tastes better than in the